Hello students, now we are going to discuss the question answer of chapter 18, Price Rise and Consumer Awareness. Now the exercise 1, answer the following question in detail. Question 2, discuss the two measures for controlling price rise. अब हम लोग यहाँ पे कुछ मेजर्स डिस्कस करने वाले हैं. मेजर्स यानी सरकार जो कदम उठाती है, सरकार ऐसी नीतियाँ लेकर आती हैं जिसकी वजह से जो मार्केट, जो बाज़ार में जो कीमतें जो बढ़ रही थी, जो महंगाई बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है. नाउ आंसर, द फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे. हम यहाँ पे 4 से 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोई भी 2 स्टेप लिखना है, तो आपको कोई भी 2 से 3 स्टेप्स आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हैं. Now, number 1, monetary measures. The Reserve Bank of India take the following monetary measures to control price. अब monetary measures अगर देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड कदम उठाना, जिसमें पैसा यानी क्योंकि monetary आ गया है, तो इसमें फर्स्ट का ए देखते हैं. Increase the bank rate, that is the rate at the which it lend money to the commercial bank. सबसे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट में पैसा किस तरीके से आता है, लोन के ज़रिए आता है. बैंकें जब लोन, जब महंगाई जब यानी मार्केट के अंदर अगर देखा जाए पैसे का रोटेशन जब कम होता है, यानी जब मार्केट के अंदर बहुत मंदी होती है, तो सरकार बैंकों के ज़रिए मार्केट में पैसा फ्लो करती है लोन के शेप में, लोन के फॉर्म में. और सरकार जब उस वक्त मंदी में लोन प्रोवाइड करती है तो बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है. और जब मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ने लगती है तो सरकार इसी तरह से लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा देगी ताकि लोग जो लोन लेना वो कम कर दें. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एज अ कॉलोरी द कमर्शियल बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच लेंड मनी टू देयर कस्टमर. अब बैंकें क्या करेंगी, बैंकें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर देंगे. अब कस्टमर यहाँ पे जब लोन लेने आएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए दिखाई देंगे तो कस्टमर कोशिश करेगा कि वो कम से कम लोन पे पैसा उठाए, क्योंकि उसको जब वापस देना होगा तो उसको तय कीमत से ज़्यादा पैसे उसको देने पड़ेंगे. थर्ड पॉइंट अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट कर्ब द टेंडेंसी टू बोरो मनी एंड इन्वेस्ट द सेम इन अ स्पेक्युलेटिव वेंचर. अब जब लोन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे और साथ में उनके पास अगर पैसा होगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करती है तो लोन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है और सरकार जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ लेकर आती है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है. इसका मतलब अगर वो लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अगर अपना जो सेविंग है इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको उस पर जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलेगा, यानी उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द रेट of interest on the deposit encourage the consumer to invest the surplus fund, thereby surplus fund go out of the circulation. अब सरकार यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट्स पे भी इंटरेस्ट देती है, तो सरकार क्या करेगी, जो सेविंग अकाउंट, जो पैसा वो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक पे, उस पर ज़्यादा ब्याज देगी. या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ पे भी ऐसा अगर वो खर्चा कर रहे हैं कस्टमर, तो उस पर भी उनको ज़्यादा रिटर्न देगी. अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्केट में जो सरप्लस फंड है, जो लोगों के पास सेविंग है, वो लोग इसमें लोग डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे. सो धीरे धीरे करके मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा है, लोगों के पास जो सेविंग पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग हुई है, वो लोग डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके कस्टमर को. नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू मेक अननेसेसरी परचेज इज कर्ब्ड, दिस रिड्यूस द डिमांड फॉर द गुड. अब जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होना चालू हो जाएगी. जब परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग जो अननेसेसरी जो गुड्स पे पैसा खर्चा कर रहे थे वो कंट्रोल करने लगेंगे. अब जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो कम होने लगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है. नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक विड्रॉ सरप्लस फंड फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. जो आरबीआई जो है वो भी स्कीम्स निकालेगी कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करिए, आपको कुछ टाइम बाद फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा, आपका फ़ायदा होगा. इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच के जो आरबीआई है
वो मार्केट से पैसा विड्रॉ करने लगेगी। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद द कमर्शियल बैंक। अब इस तरह से आरबीआई क्या करेगी, जो मार्केट में जो कैश था वो धीरे धीरे करके निकालने लगेगी, तो लोगों के पास फंड की कमी होने लगेगी, और साथ में वो कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देगी कि वो अब लोन जल्दी से डिसबर्स ना करें, अपनी अपनी जो कंडीशंस है उनको स्ट्रिक्ट कर दे ताकि लोन कम से कम डिसबर्स हो। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये मॉनेटरी मेजर्स के पॉइंट्स थे। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, नंबर 2 मेजर हम आते हैं तो फिजिकल मेजर्स। अब फिजिकल मेजर्स को अगर हम लोग समझते हैं तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट का एक स्टेप्स होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में जो प्राइस राइज है उसको कंट्रोल करती है। अब हम फिजिकल मेजर को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। दैट फिजिकल मेजर ए, द गवर्नमेंट रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पोस्टपोन प्लान इन्वॉल्विंग हैवी एक्सपेंडिचर एंड कर्ब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब फिजिकल मेजर में अगर देखा जाए तो फिजिकल मेजर एक तरीके का ऐसा मेजर होता है जो सरकार जो है, पहला तरीका जो था मॉनेटरी, वो बैंकों के द्वारा पैसा लाती थी। अब दूसरा जो है फिजिकल मेजर, उसमें सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, वो भी एक तरीका होता है मार्केट में पैसा लाने का। तो गवर्नमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऐसे प्रोजेक्टों पे हॉल्ट लगाना शुरू कर देगी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या सरकार ने वो प्रोजेक्ट इसलिए चालू किया था ताकि मार्केट में पैसा आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स एंड इम्पोजेस न्यू टैक्सेस एंड देयर बाय रिड्यूस स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। अब फिजिकल मेजर के जो ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अब इस पर क्या होगा, तो जो भी मार्केट में सेलिंग हो रही है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो मार्केट में सेल हो रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इंक्रीज करना चालू कर देगी, और साथ में अलग से नए टैक्सेस इम्पोज करेगी। यानी जब मार्केट में लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने जाएंगे तो उनको पहले की कीमत से ज़्यादा उनको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज कर दिया है। अब जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, इसकी वजह से वो अपनी परचेजिंग को कंट्रोल कर लेंगे। Now next, it borrow money from the market, private individual and institution. Thereby, it curtails accessing purchasing power and demand for goods and services. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकार भी क्या करेगी, मार्केट से पैसा उठाना चालू कर देगी, यानी मार्केट से लोन। पहले अगर मार्केट में पैसा पहुँचाना है तो पब्लिक को पैसा देती थी, अगर मार्केट से पैसा लेना है तो सरकार बैंकों के पास से या पब्लिक के पास से ऐसा रास्ता निकालेगी जिस तरह से पब्लिक का पैसा लोगों के पास जाए। वो भी किसके रूप में, जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सेल करती है, जो सेविंग अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो लोग लालच के आके क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा खींचना चालू कर देती है। जब इस तरह से मार्केट में पैसा खींचना चालू हो जाता है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई जो है, सप्लाई वैसे ही रहने वाली है। जब सप्लाई के सामने डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज की कीमतें कम होने लगेगी। नाउ थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मदद करता है प्राइस राइज कंट्रोल करने में। अब कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अ डायरेक्ट स्टेप टू कर्ब प्राइस राइज। अब ये जो इन्वेस्टमेंट पे जो करते हैं वो एक डायरेक्ट कदम होता है जिस तरह से महंगाई कम की जाती है। इट इंकरेज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अब जब इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो इससे फ़ायदा मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा मिलता है, और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो लोगों के इस्तेमाल के लिए जो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है उस पर बेनिफिट मिलता है। Thereby, the supply of food grain and consumer goods increase. At the same time, it discourage speculative investment. अब इस टाइम में अगर देखा जाए, जब लोग गवर्नमेंट पे जब जो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे तरीके का खर्चा होता है जहाँ पे लोग पैसा खर्चा करके छोड़ देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। अब इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से जो सप्लाई होती है अनाजों की और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो बिक्री होती है, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और इसी तरीके से क्या होता है, ये धीरे धीरे करके क्या मदद करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा इंक्रीज़ किया था वो कंट्रोल हो जाता है।
नाउ नंबर 4 अगर देखा जाए, प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग। प्राइस रेगुलेशन मतलब जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसकी कीमतें फिक्स करना, और राशनिंग का मतलब होता है लोगों, जो गरीब लोग होते हैं, सरकार उनको तरफ से क्या करती है, पैसा अनाज प्रोवाइड करती है, ताकि उनके जो गरीब लोग हैं उनको भी अनाज मिल सके। The price regulation and rationing was introduced in India for the first time during the Second World War and continued till 1972. अब ये जो प्राइस रेगुलेशन और राशनिंग जो है वो एक्चुअली देखा जाए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी अराउंड 1939 से लेके 45 के आसपास ये ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त इसकी शुरुआत की गई थी और ये 1972 तक चलता रहा। When India became self-sufficient in production of food grain, अब उस वक्त इंडिया धीरे धीरे करके सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था फूड ग्रेन में। नाउ इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइस कंट्रोल कंटिन्यू इवन टुडे। एसेंशियल कमोडिटीज आर मेड अवेलेबल टू द वीकर सेक्शन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। फॉर दिस पर्पस अ चेन ऑफ फेयर प्राइस शॉप हैज बीन सेट अप। अब ये प्राइस रेगुलेशन और राशनिंग की अगर देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल जो है, यानी जो हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर सरकार ने कीमतें फिक्स करके रखी हुई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट इससे ज़्यादा कीमतों पे नहीं सेल करेगा। तो इसका अगर देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल जो है वो आज भी लागू है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों के लिए उसको सरकार फेयर प्राइस शॉप के ज़रिए प्रोवाइड करवाती है। मतलब फेयर प्राइस शॉप ऐसी शॉप से होती है जहाँ पे जो मार्केट कीमत से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, the government gives subsidy of food grain and petroleum product and gas to keep the price under control। अब सरकार भी यहाँ पे मदद करती है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब सब्सिडी को अगर समझा जाए तो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से कीमतों में थोड़ी बहुत मदद करती है। सपोज बाय चांस मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड एसेंशियल है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे पेट्रोल या अनाज देख लेते हैं। अगर अनाज मार्केट में 30 रुपये किलो है और वो हमें फेयर प्राइस शॉप से सिर्फ 20 रुपये किलो में मिल जाएगा। हालांकि 20 रुपये हम पे करेंगे और 10 रुपये सरकार पे करेगी। ये जो 10 रुपये सरकार जो पे करती है ये सब्सिडी में माना जाता है। अब इसके ज़रिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ताकि कीमतों को कंट्रोल रखा जाए। नाउ फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज़्म। मतलब सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो कीमतें, वो उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर टू स्टेट द MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन देयर प्रोडक्ट विच आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब गवर्नमेंट ने एक लॉस लेकर आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं MRP। इसके तहत सरकार ने एक नियम निकाला है कि हर मैन्युफैक्चरर को एक अपने प्रोडक्ट की MRP तय करनी पड़ेगी। अब वो MRP के अंदर उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो खर्चा आया है, और साथ में जो अलग अलग तरीके के जो टैक्स पेड करते हैं गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें इनको MRP पे इंक्लूड करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की कीमत अलग है, उसके बाद जब हम लोग ख़रीदते हैं तो उस पर टैक्सेस हमें अलग से पे करना पड़े। जैसे अगर हम लोग जाते हैं कोई मॉल में, हम लोग जाते हैं तो मॉल में हम लोग मालूम है प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, प्रोडक्ट के साथ में मालूम है उसके ऊपर हम लोग अलग से टैक्सेस पे करते हैं। अब ये हमारा जो टैक्सेस होता है वो खाने पीने में भी होता है। अगर आप कोई मैकडॉनल्ड जाओ, पर कोई किंग बर्गर में जाओ या कोई होटल, बड़ी सी होटल में जाओ, आपने अगर वहाँ पे 1000 रुपये का अगर ऑर्डर दिया है, 1000 रुपये का ऑर्डर आपका आके आपने खा लिया, जब आप बिल पे करने जाएंगे तो आप 1000 रुपये प्लस आपको टैक्सेस पे करना होगा वहाँ पे। लेकिन जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उस पे आप जो MRP होता है उस पे आप कीमत पे करते हैं, और वो MRP में सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। ना इसी में अगर नेक्स्ट देखा जाए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ले डाउन द लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन एंड देयर डिस्प्ले। अब यहाँ पे एसेंशियल एक एक्ट बनाया गया 1955 में, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जो भी स्टॉकिस्ट है उसको अपना स्टॉक, जो उसके गोडाउन में जो भी सामान कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है वो सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार अगर यहाँ पे कभी कभी उसके बाद क्रॉस चेक भी कर लेती है कि ये जितना स्टॉक बता रहा है हमको उतना स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। अब इस एक्ट से क्या होगा, जो होर्डिंग, जो जमाखोरी है
वो कंट्रोल की जाती है। द ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। एनी डिस्पैरिटी बिटवीन एक्चुअल स्टॉक एंड द मेंशन इन द स्टॉक रजिस्टर अट्रैक्ट पनिशमेंट। अब ट्रेडर को इसका एक स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें उसको अपने सारे गोडाउन में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको अपना पूरा लिख के देना पड़ता है कि हमारे गोडाउन में इतना इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगर कभी गवर्नमेंट अगर चेक कर लेती है, अगर उसके स्टॉक रजिस्टर और उसका स्टॉक रजिस्टर में जितना स्टॉक लिखा हुआ है और उसके गोडाउन में अगर स्टॉक में जितना माल पड़ा हुआ है, अगर दोनों में डिफरेंस अगर पाती है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई लेती है। ओके गाइस, अब ये जो मैंने तकरीबन आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 मेजर पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो आपको कोई भी 2 मेजर पॉइंट्स लिख देने हैं। अगर इसमें देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एक आपका मॉनेटरी मेजर है, दूसरा आपका फिजिकल मेजर है। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको लिखेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप दूसरे पॉइंट भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप अगर मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर्स लिखते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। Thank you very much.